हेलो नमस्कार। आप सभी का मुकेश बैरागी एकेडमी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम कक्षा 10 की राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक पढ़ रहे थे। उसके अंतर्गत हमने अध्याय 5 तक पढ़ लिया था। आज का टॉपिक है अध्याय 6, जिसके अंतर्गत स्थापत्य एवं शिल्प के विविध आयाम। स्थापत्य एवं शिल्प के विविध आयाम। इसके अंतर्गत हम नगर विन्यास, दुर्ग शिल्प, मंदिर शिल्प और हवेली स्थापत्य इत्यादि पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं। मानव संस्कृति के इतिहास में स्थापत्य का अपना अलग स्थान है। मानव संस्कृति की बात करें तो स्थापत्य का अपना अलग स्थान है। स्थापत्य एक ऐसी श्रृंखला है जो सदियों बिखरी हुई कड़ियों को जोड़कर देश और समाज की वास्तविक सांस्कृतिक तस्वीर को प्रस्तुत करती है। प्राक व आद्य इतिहास की संस्कृतियों के ज्ञान हेतु स्थापत्य की भूमिका अतुलनीय है। किसी भी देश की प्रगति का समुचित अध्ययन बिना स्थापत्य की विविध परतों तथा खंडहरों के अध्ययन के नहीं हो सकता। यदि हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की विशेष भौगोलिक स्थिति यहाँ के स्थापत्य ने प्रभावित किया है। नगर, महल, परकोटे, किले या जलाशयों के निर्माण में उपयोगिता के साथ मजबूती का पूरा ध्यान रखा गया है। सबसे पहले देखते हैं इसके अंतर्गत नगर विन्यास। नगर विन्यास स्थापत्य एवं भवन शिल्प। नगर विन्यास स्थापत्य एवं भवन शिल्प। हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा और सोती में खुदाई से ऐसे अनेक प्रमाण मिले हैं जिनसे ज्ञात होता है कि ऋग्वैदिक काल से कई सदियों पूर्व सरस्वती एवं द्रष्टवती नदियों के किनारे पर बसे इन नगरों की नगर योजना एवं भवन निर्माण उच्च स्तरीय था। यानी कि कालीबंगा और सोती की खुदाई से हमें प्राप्त हुआ है कि जो ऋग्वैदिक काल था ना, उस समय इसके किनारे यानी कि सरस्वती और द्रष्टवती नदियों के किनारे पर जो बसे हुए नगर थे, उनकी नगर योजना और भवन निर्माण उच्च स्तरीय था। ईंटों से बने भवन, सड़कें, नालियाँ, गोल कुएं, वेदिका आदि इस बात को प्रमाणित करती हैं। दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में आहड़ कहाँ पे? तो दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में गिलुंड आदि संस्कृति के केंद्र है। मकानों में खिड़कियाँ, दरवाजे, बरामदे, खुले चौक आवास की पूर्णता प्रदान करते हैं, जो यहाँ की समृद्ध अवस्था पर प्रकाश डालते हैं। अनाज पीसने के पत्थर, तांबे की चद्दरें आदि आहड़ की कृषि एवं व्यवसाय प्रधान बस्ती की ओर संकेत करते हैं। पौराणिक सभ्यता के युग में राजस्थान कि कई सांस्कृतिक केंद्रों का ज्ञान होता है, जिसमें पुष्कर, मरुधवन, जांगल, मत्स्य, साल्व, मरुकांतर आदि प्रमुख हैं। महाभारत काल में विराटनगर, पुष्कर आदि नगरों का वर्णन आता है, जो स्थापत्य रक्षा की दृष्टि से नगर योजना की समृद्ध कहानी कहते हैं। मौर्य काल से लेकर के उत्तर गुप्त काल से भारतीय स्थापत्य की भांति राजस्थान में भी स्थापत्य के एक विशेष रूप का विकास हुआ। इस काल की कला केवल राज के प्रश्रय में नहीं पलती थी, वरन आम जन के मध्य भी प्रचलित थी। विराटनगर जो कि जयपुर में है, विराटनगर की बात करें ना तो ये पहले जयपुर में था, अब कोटपुतली बहरोड के अंतर्गत जब नए जिले बने तो उसमें आ गया है। तो विराटनगर में अशोककालीन सभ्यता का एक अच्छा उदाहरण है। यहाँ भग्नावशेषों के स्तंभ, लेख, बौद्ध विहार एवं खंडहर प्रमुख है। मौर्य काल में बेडस नदी के किनारे मध्यमिका चित्तौड़ के पास, जिसे आजकल नगरी कहते हैं, कि भव्य नगर योजना इस बात की साक्षी है कि 3री सदी ईसा पूर्व से 6ठी सदी तक यह भव्य नगर रहा। तो कौन? मध्यमिका चित्तौड़ है ना, 3री सदी पूर्व से 6ठी शताब्दी तक एक भव्य नगर रहा। गुप्त और गुप्तोत्तर काल में मैनाल, अमजेरा, डबोक तथा भरतपुर के आसपास का क्षेत्र नगरीय वैभव का साक्षी है। बावड़ियाँ, कुंड, मंदिर, सड़कें, नालियाँ तथा रिहायशी मकानों का संतुलित निर्माण इन खंडहरों तथा उपलब्ध पुरातात्विक सामग्री में आसानी से दिखाई पड़ता है। 7वीं से 13वीं सदी तक
का काल राजस्थान में स्थापत्य की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहा, यानी कि 7वीं से लेकर के 13वीं शताब्दी का काल राजस्थान की स्थापत्य की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। राजपूत संस्कृति के उदय के कारण वीरता एवं रक्षा के प्रतीक किले एवं धार्मिक प्रवृत्ति के प्रतीक मंदिर बनाए गए। राजपूत काल में जहाँ जहाँ राजधानियाँ बनी वहाँ नगर नियोजन विशिष्ट रहा। नगर की रक्षा एवं सुविधा की दृष्टि से जो स्थान चुना जाता था वह महत्वपूर्ण स्थल होता था। इसी दृष्टि से भीनमाल, चित्तौड़, मंडोर, ओशिया, रणथंभौर, झालरापाटन, राजौरगढ़, आमेर जैसे स्थानों की राजधानी नगर बनाने हेतु चुना गया। आगे चलकर देसी राजाओं ने अपनी अपनी राजधानियों के लिए जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, उदयपुर, बूंदी, कोटा, जयपुर जैसे नगरों की स्थापना की और उन्हें परिपूर्ण नगर के रूप में विकसित किया। उदाहरण के लिए यदि हम जयपुर को देखें तो महान शिल्पकार विद्याधर ने, किसने? तो महान शिल्पकार विद्याधर ने जयपुर शहर को 9 वर्गों के सिद्धांत पर बसाया। जयपुर शहर को विद्याधर ने कितने वर्गों के सिद्धांत पर बनाया? तो 9 वर्गों के सिद्धांत पर बनाया। सुव्यवस्थित रूप से बसे जयपुर के निर्माण में चौड़ी व सीधी सड़कों एवं रास्तों की व्यवस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण रही। शहर के दोनों सिरों पर दो चौपड़ अर्थात छोटी और बड़ी चौपड़, जिनमें बीच में पव्वारे तथा छोटी सड़क के दोनों ओर बाजार हैं। शहर से निकास के लिए सूरज पोल, चांद पोल, घाट गेट, सांगानेरी गेट, अजमेरी गेट, जोरावर सिंह गेट आदि महत्वपूर्ण दरवाजे हैं। तो जयपुर शहर में सूरज पोल, चांद पोल, घाट गेट और सांगानेरी गेट, अजमेरी गेट, जोरावर गेट इत्यादि प्रमुख दरवाजे हैं। सवाई जयसिंह की कल्पना को साकार करने के लिए जयपुर शहर की नींव नवंबर 1727 ईस्वी में, जयपुर शहर की नींव कब रखी गई? तो नवंबर 1727 ईस्वी में राजगुरु पंडित जगन्नाथ सम्राट के द्वारा रखी गई। जयपुर शहर की नींव कब रखी गई? 1727 में। किसके द्वारा? तो जगन्नाथ सम्राट के द्वारा रखी गई। किसकी कल्पना को साकार करने के लिए? तो सवाई जयसिंह की कल्पना को साकार करने के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे चलकर जो पूरे राजस्थान के नगर नियोजन को जयपुर के स्थापत्य ने प्रभावित किया। 12वीं सदी में जैसलमेर का निर्माण जंगल की निकटता और पानी की सुविधा को ध्यान में रखकर किया गया था। समूची योजना जनजीवन और व्यापार की समृद्धि के हित में थी। चौहानों के समय अजमेर की गिनती समृद्ध नगरों में की जाती थी। पृथ्वीराज विजय काव्य में अजमेर की तुलना इंद्रपुरी से की गई। तो अजमेर की तुलना किससे की गई? इंद्रपुरी से। कौन से ग्रंथ में? तो पृथ्वीराज विजय में। बूंदी की स्थापत्य में तथा उसके बसाने में जल की प्रचुरता का बड़ा हाथ रहा। जोधपुर और बीकानेर की बसावट में गढ़ निर्माण, परकोटे भवन आदि भौगोलिक परिस्थितियां संबंधित है। बीकानेर में समतल भूमि में पैसे के अनुसार नगर के भाग बनाए गए तथा हाटों और बाजारों का व्यापारिक सुविधा के अनुकूल बनवाया गया। उदयपुर को झील के किनारे घाटियों के अनुकूल पैसे के अनुसार मोहल्लों में बांटा गया। नगरों के स्थापत्य से गांवों का स्थापत्य भिन्न रहा। पहाड़ी इलाके के गांव पहाड़ी ढलान और कुछ ऊंचाई लिए हुए हैं, जैसे केलवाड़ा, सरड़ा आदि। पहाड़ों और घने जंगलों में आदिवासियों की बस्ती छोटी छोटी टेकरियों पर 2-4 झोपड़ियों के रूप में बसी मिलती हैं। रेगिस्तानी गांवों को पानी की सुविधा को ध्यान में रखकर बसाया गया, इसलिए बीकानेर और जैसलमेर के गांवों के आगे सर अर्थात जलाशय का प्रयोग अधिकतर पाया जाता है, जैसे बीदासर, जैसर और उदासर, यानी कि तालाबों के नाम से, जलाशय के नाम से ही वहाँ के गाँवों के नाम रख दिए गए। आगे है दुर्ग शिल्प। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है राजस्थान के, इसके अंतर्गत प्रमुख दुर्ग पढ़े जाएंगे। दुर्ग शिल्प राजस्थान का शायद ही कोई जनपद या अंचल ऐसा हो जहाँ कोई छोटा बड़ा दुर्ग या गढ़गड़ी न हो, यानी कि दुर्ग है ना शत्रुओं से सुरक्षा के लिए बनाए जाने वाले थे, और शत्रुओं से सुरक्षा के लिए बनाए जाने वाले वास्तु को ही दुर्ग नाम कहा जाता है। दुर्ग को ही गढ़, गढ़ी, कोटा, किला इत्यादि नाम से जाना जाता है। और दुर्ग निर्माण की धारणा के पीछे मुख्य उद्देश्य है सुरक्षा ही थी कि यहाँ पर जो विदेशी आक्रमण होते हैं उनसे हमें सुरक्षा मिल सके। दुर्ग निर्माण की परंपरा यहाँ बहुत प्राचीन काल से चली आ रही थी। शुक्र नीति के अनुसार राज्य के 7 अंग माने गए हैं। राज्य के कितने अंग माने गए? तो शुक्र नीति के अनुसार राज्य के 7 अंग माने गए हैं, और जिसमें दुर्ग भी प्रमुख है। और शुक्र नीति में है ना दुर्ग 9 प्रकार के माने जाते हैं।
दुर्ग भी एक है। संपूर्ण देश में राजस्थान वो प्रदेश है जहाँ पर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बाद सर्वाधिक गढ़ और दुर्ग बने हुए हैं। यहाँ राजाओं व सामंतों ने अपने निवास, सुरक्षा सामग्री, संग्रहण, आक्रमण के समय अपनी प्रजा को सुरक्षित रखने हेतु पशुधन बचाने के लिए और संपत्ति को छिपाने के लिए दुर्ग बनवाए। राजस्थान में दुर्गों के स्थापत्य के विकास का प्रथम उदाहरण कालीबंगा की खुदाई में मिलता है। कालांतर में मौर्य, गुप्त तथा परवर्ती युग में दुर्गों के निर्माण के निश्चित आधार दिखाई पड़ते हैं। इसी समय दुर्ग निर्माण में मंदिरों तथा जलाशयों की प्रधानता दी जाने लगी। राजपूत काल में राजस्थान में बने दुर्गों में भाटियों का सोनारगढ़, अजय राज चौहान का गढ़बीटली तारागढ़ अजमेर और कुंभा का कुंभलगढ़ आदि उल्लेखनीय हैं। तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद दिल्ली में तुर्क अफगान शासन की स्थापना हुई, जिसका प्रभाव राजस्थान के दुर्ग स्थापत्य पर भी पड़ा। 13वीं सदी के बाद दुर्ग बनाने की परंपरा में एक नया परिवर्तन दिखाई देता है। इस काल के दुर्ग निर्माण में सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया। अब दुर्ग वहां बनाए जाने लगे जहां ऊंची ऊंची पहाड़ियां हो तथा जो ऊपर से चौरस हो। यहाँ खेती योग्य भूमि एवं सिंचाई के साधनों का समुचित प्रबंध किया गया। इस समय प्राचीन काल में जो दुर्ग बने हुए थे तथा जो जीर्ण शीर्ण या खंडर हो गए थे उनका पुनर्निर्माण भी किया गया। जैसे आबू में अचलगढ़ और महाराणा कुंभा ने इसे नवीन दुर्ग में परिवर्तित किया। कुंभा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का भी आवश्यकता अनुसार पुनर्निर्माण किया। जब मुगलों के साथ राजपूताना के शासकों के मधुर संबंध बने तो दुर्ग स्थापत्य में भी परिवर्तन आ गया। अब राजपूत शासक पहाड़ियों से नीचे आकर समतल मैदान में नगर दुर्गों का निर्माण करने लगे, जैसे जयपुर, बीकानेर, भरतपुर आदि, क्योंकि राजस्थान के राजपूत शासकों के लिए ये स्थिरता व शांति का काल था। क्या आप जानते हैं कि राजस्थान के 6 प्रमुख दुर्गों जैसे आमेर महल, गागरोन, कुंभलगढ़, जैसलमेर, रणथंभौर और चित्तौड़गढ़ को जून 2013 में नोमपेन्हा में हुई वर्ल्ड हेरिटेज की कमेटी की बैठक में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में इन 6 दुर्गों को है ना यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज की साइट में सूची में शामिल किया गया है। किसको? तो आमेर, गागरोन, कुंभलगढ़, जैसलमेर, रणथंभौर और चित्तौड़गढ़, यानी कि गाजर, चीकू, आम से इस ट्रिक से भी इसको याद कर सकते हैं। प्राचीन ग्रंथों में दुर्गों की जिन विशेषताओं का उल्लेख है वे राजस्थान के दुर्गों में प्राय देखने को मिलती है। सुदृढ़ प्राचीर, अभेद बुर्जे, किले के चारों तरफ गहरी खाइयां, परिका, गुप्त प्रवेश द्वारा तथा सुरंग, किले के भीतर सिलहखाना, शस्त्रागार, जलाशय तथा पानी के टांके, राजप्रसाद तथा सैनिकों के आवास गृह यहाँ की प्राय सभी दुर्गों में मिलते हैं। आगे हैं दुर्गों के प्रकार। अपनी स्थिति, स्थापत्य व उपयोगिता के आधार पर दुर्गों को कई प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। दुर्गों के महत्वपूर्ण प्रकार निम्नलिखित है। दुर्गों को अलग अलग प्रकार से बांटा गया है। जैसे शुक्र नीति के अनुसार 9 प्रकार के दुर्ग हैं और कौटिल्य के अनुसार 4 प्रकार के दुर्ग हैं। कौटिल्य के अनुसार ओदक, पार्वत, धानवन और वन दुर्ग, ये 4 प्रकार के दुर्ग हैं। मनुस्मृति के अनुसार 6 प्रकार के दुर्ग हैं, जिसको धनु दुर्ग, मही दुर्ग, जल दुर्ग, वृक्ष दुर्ग, इंद्र दुर्ग और गिरि दुर्ग। 6 प्रकार के दुर्ग मनुस्मृति में है, 4 प्रकार के कौटिल्य के अर्थशास्त्र में है और 9 प्रकार के दुर्ग हैं जो शुक्र नीति में दिए गए हैं। तो पढ़ते हैं दुर्गों के प्रकार। सबसे पहले है ओदक दुर्ग। ओदक दुर्ग, जल दुर्ग ऐसे दुर्ग को कहते हैं जो विशाल जल राशि से घिरा हो, जैसे गागरोन का दुर्ग। गागरोन का दुर्ग ओदक दुर्ग की श्रेणी में आता है क्योंकि ये विशाल जल राशि से घिरा हुआ दुर्ग है। अगला है गिरि या पर्वत दुर्ग। किसी ऊंचे पर्वत पर स्थित राजस्थान के अधिकांश दुर्ग इसी श्रेणी में आते हैं। गिरि पर्वत दुर्ग में ही राजस्थान के अधिकांश, जैसे चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, रणथंभौर, सिवाना इत्यादि दुर्ग गिरि दुर्ग की श्रेणी में ही आते हैं। ये चारों ओर समतल या पर्वत श्रेणियां तथा जल संचयन का प्रबंधन भी इसके अंतर्गत पाया जाता है, गिरि दुर्ग के अंतर्गत। अगला दुर्ग है धानवन दुर्ग, जो जैसलमेर का दुर्ग है। जो मरुभूमि पे बना हुआ दुर्ग हो वो धानवन दुर्ग की कहलाता है, जैसे जैसलमेर का दुर्ग। अगला है वन दुर्ग, जो सघन बीहड़ वन में बना हुआ हो वो वन दुर्ग कहलाता है, जैसे सिवाना का दुर्ग वन दुर्ग की श्रेणी में आता है। एरन दुर्ग, वे दुर्ग जिसके मार्ग में खाई, कांटों व पत्थरों के दुर्गम
दुर्गम हो, जैसे चित्तौड़गढ़ हो, जालौर के दुर्ग एरन दुर्ग की श्रेणी में। पारीक दुर्ग जो जिसके चारों ओर बड़ी खाई हो, पर भरतपुर का दुर्ग, बीकानेर का जूनागढ़ पारीक दुर्ग के अंतर्गत आता है। और जिन दुर्गों के चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें परकोटा व पारीक दुर्ग कहलाते हैं, जैसे चित्तौड़गढ़ का जैसलमेर का दुर्ग। यानी कि पारीक दुर्ग जिसके चारों ओर बड़ी खाई हो। पारीक दुर्ग किसे कहते हैं? जिसके चारों ओर क्या हो, बड़ी खाई हो, उसे पारीक दुर्ग। जैसे भरतपुर व डीग का दुर्ग, भरतपुर का दुर्ग व डीग का, बीकानेर का, जूनागढ़ का। जिन दुर्गों के चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें व प्रकोटा हो, उसे पारीद दुर्ग कहते हैं। पारीद की बात करें तो वह चारों तरफ ईंट पत्थर मिट्टी तथा बड़ी बड़ी दीवारों के परकोटे सुरक्षित हो, उसे पारीद दुर्ग कहते हैं। जैसे चित्तौड़गढ़ का दुर्ग और जैसलमेर का दुर्ग। यानी कि चित्तौड़गढ़ व कुंभलगढ़ या जैसलमेर का दुर्ग है ना, पारीद दुर्गों के अंतर्गत आते हैं। और सैन्य दुर्ग जिसमें युद्ध की व्यूह रचना में चतुर सैनिक रहते हो, उसे सैन्य दुर्ग कहलाता है। सैन्य दुर्ग की बात करें तो वह दुर्ग जो सेना के वीरों द्वारा चारों ओर से घिरा हो तथा अभेद्य हो, वह दुर्ग सैन्य दुर्ग कहलाता है। और ये है ना, शुक्र नीति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ दुर्ग सैन्य दुर्ग ही होता है। अगर शुक्र नीति के अनुसार बात करें तो सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कौन सा होता है? सैन्य दुर्ग होता है। अगला है सहाय दुर्ग, जिसमें है ना सूरवीर एवं सदा अनुकूल रहने वाले बांधव लोग निवास करते हो, उसे सहाय दुर्ग कहते हैं। यानी कि जिसमें सूरवीर तथा सदा अनुकूल रहने वाले बंधुजन लोग रहते हो, उसे सहाय दुर्ग कहलाता है। राजस्थान में इस प्रकार का कोई दुर्ग नहीं पाया जाता लगभग। कुछ ऐसे दुर्ग भी है जिन्हें दो या अधिक दुर्गों के प्रकार में शामिल किया जा सकता है। जैसे चित्तौड़ के दुर्ग को गिरी दुर्ग में, पारीक दुर्ग में, एरन दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। यानी कि एक दुर्ग ऐसे होते हैं जिसको एक से अधिक श्रेणी में भी रखा जाता है। जैसे चित्तौड़ के दुर्ग है जो गिरी, पारीक और एरन श्रेणी में रखा जाता है। दुर्गों के सभी प्रकारों में सैन्य दुर्गों को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और चित्तौड़ दुर्ग सहित राजस्थान के कई दुर्गों को सैन्य दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। अगर श्रेष्ठता की बात करें तो सबसे पहले सैन्य दुर्ग है, फिर गिरी है सैन्य के बाद, गिरी के बाद जल दुर्ग है, जल दुर्ग के बाद धनव है, धनव के बाद वन दुर्ग है, वन के बाद पारीद है, पारीद के बाद एरन दुर्ग है और एरन के बाद पारीक दुर्ग है। सैन्य, गिरी, जल, धनव, वन, पारीद और एरन और पारीक इत्यादि दुर्ग हैं। यानी कि श्रेष्ठता के आधार पर इस प्रकार से देख सकते हैं, जैसे सैन्य, फिर गिरी, फिर जल। सैन्य दुर्ग, गिरी दुर्ग, जल दुर्ग, धनव दुर्ग, फिर वन, फिर पारीक, फिर एरन और फिर पारीक। राजस्थान के प्रमुख दुर्गों में सबसे पहले देखते हैं चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, यानी कि चित्तौड़गढ़ या चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। गिरी दुर्गों में राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ का किला सबसे प्राचीन और प्रमुख है। ये चित्तौड़गढ़ का किला है। तो चित्तौड़गढ़ का किला है ना, गिरी दुर्गों में राजस्थान का गौरव व चित्तौड़गढ़ का किला क्या है? सबसे प्राचीन और प्रमुख है। दिल्ली से मालवा और गुजरात जाने वाले मार्ग में स्थित होने के कारण प्राचीन और मध्यकाल में इसी किले का विशेष सामरिक महत्व है। मेवाड़ के इतिहास ग्रंथ वीर विनोद के अनुसार मेवाड़ के इतिहास ग्रंथ वीर विनोद के अनुसार मौर्य राजा चित्रांगद ने ये किला बनवाकर अपने नाम पर चित्रकूट रखा था, इसका नाम पहले। उसी का परिवर्तित नाम चित्तौड़ है। मेवाड़ में गुहिल राजवंश के संस्थापक बप्पा रावल ने अंतिम मौर्य शासक मान मौर्य को पराजित कर 8वीं शताब्दी ईस्वी के लगभग चित्तौड़ पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। किसने? तो बप्पा रावल ने, जो मौर्य शासक था मान मौर्य, उसको पराजित करके 8वीं शताब्दी ईस्वी के लगभग चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर अधिकार कर उसका नाम क्या कर लिया था? खिजराबाद कर लिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम, यानी कि चित्तौड़ का नाम बदल कर क्या रख दिया था? तो खिजराबाद रख दिया था। ये दुर्ग एक पठार पर स्थित है, यानी कि चित्तौड़गढ़ का दुर्ग एक पठार पर स्थित है, जिसे मेसा का पठार कहा जाता है। यानी कि ये मेसा के पठार पर स्थित है। ये किला सब किलों का सिरमौर समझा जाता है। और चित्तौड़गढ़ के लिए एक उक्ति प्रसिद्ध है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। चित्तौड़ के किले में इतिहास के 3 प्रसिद्ध साके हुए। पहला साका सन 1303 में हुआ, अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ। पहला साका कब हुआ? तो 1303 ईस्वी में हुआ। और इस समय है ना अलाउद्दीन खिलजी का इस पे अधिकार हो गया और अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम बदल कर क्या कर दिया था? तो खिजराबाद कर दिया था।
दूसरा साका 1535 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह के समय हुआ। दूसरा साका कब हुआ? तो 1535 में चित्तौड़ के दूसरे साके में बहादुर शाह का अधिकार हो गया। और फिर है ना मार्च 1536 में मेवाड़ी सरदारों की सहायता से पुनः विक्रमादित्य के अधिकार में आ गया था ये। और तीसरा साका 1568 में अकबर के आक्रमण के समय हुआ। रानी पद्मिनी के जौहर वीर जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया के पराक्रम और बलिदान का साक्षी चित्तौड़ का किला इतिहास में अपनी कोई छानी नहीं रखता। सुदृढ़ और घुमावदार प्राचीर, उन्नत और विशाल बुर्जे, 7 अभेद प्रवेश द्वार, किले पर पहुंचने का लंबा और टेढ़ा मेढ़ा सर्पिल मार्ग आदि सभी विशेषताओं ने चित्तौड़गढ़ को एक विकट दुर्ग का रूप दे दिया। यहाँ के भवनों में तुलजा माता का मंदिर कहाँ पे है? तो चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में तुलजा माता का मंदिर, नवलखा भंडार, भामा शाह की हवेली, श्रृंगार चौरी प्रसाद, त्रिपोलिया दरवाजा, कुंभ श्याम मंदिर, सोमदेव मंदिर, कुंभा द्वारा निर्मित विजय स्तंभ, रानी पद्मिनी महल, गोरा बादल महल और चित्रांग मोरी तालाब व जैन कीर्ति स्तंभ उल्लेखनीय हैं। अगला दुर्ग है कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ के दुर्ग की बात करें ना तो कुंभलगढ़ का किला राजसमंद में है। महाराणा कुंभा द्वारा दुर्ग स्थापत्य की प्राचीन भारतीय आदर्शों के अनुरूप बना हुआ कुंभलगढ़ गिरी दुर्ग का अच्छा उदाहरण है। मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर सादड़ी गांव के समीप स्थित कुंभलगढ़ दुर्ग संकट काल में मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहा है। तो कौन से गांव में है? सादड़ी गांव में है। कहाँ पे है? मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर 13 चोटियों से गिरी हुई जरगा पहाड़ी पर 13 प्रकार की चोटियों से गिरी हुई जरगा पहाड़ी पर स्थित है। और कुंभलगढ़ दुर्ग है ना सतत युद्ध और संघर्ष के काल में विशेष सामरिक महत्व का था और राज परिवार का आश्रय स्थल रहा है। इस दुर्ग का शिल्पी कौन था? कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी मंडन था। कुंभलगढ़ दुर्ग 36 किलोमीटर लंबे परकोटे से घिरा हुआ है जो अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड में दर्ज है। इसकी सुरक्षा दीवार इतनी चौड़ी है कि एक साथ 8 घुड़सवार चल सकते हैं। कर्नल टोड ने कुंभलगढ़ की तुलना सुदृढ़ प्राचीरों, बुर्जों, कंगूरों के विचारों से एट्रस्कन वास्तु से की है। यानी कि कर्नल जेम्स टोड ने इसकी तुलना एट्रुस्कन से की है। क्यों? क्योंकि यहाँ की सुदृढ़ प्राचीर और बुर्ज व कंगूरों के कारण, यहाँ के सुदृढ़ प्राचीर हैं, बुर्ज हैं, कंगूर हैं, इसके कारण कर्नल जेम्स टोड ने कुंभलगढ़ के दुर्गों की किसकी संज्ञा दी है? एट्रुस्कन से की है। यहाँ पर दुर्ग के भीतर जालीबाव पहाड़ी, कुंभश्याम, कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर, जाली रानी का मालिया, मामादेव तालाब, उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज राठौड़ को कहा जाता है। तो उड़ना राजकुमार की छतरी आदि अन्य प्रसिद्ध स्मारक बने हुए। यही उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ था। तो कुंभलगढ़ में ही उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ था क्योंकि पन्नाधाई उदय सिंह को लेकर यहीं पर आई थी और महाराणा प्रताप का जन्म भी यहीं हुआ था। इसकी ऊपरी छोर पर राणा कुंभा का निवास है क्योंकि राणा कुंभा की हत्या भी मामादेव तालाब में ही उदा ने की थी, तो यहीं की थी, जिसे कटारगढ़ कहते हैं। इस किले की ऊंचाई के बारे में अबुल फजल ने लिखा है कि ये इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। तो कुंभलगढ़ का दुर्ग कहाँ पे है? राजसमंद जिले में है। राणा कुंभा द्वारा रानी कुंभल देवी के नाम पर इसका नाम कुंभलगढ़ रखा गया था। और ये ना मौर्य शासक संप्रति जो अशोक का पुत्र है उसके द्वारा निर्मित दुर्ग के ध्वंसा अवशेषों पर बनाया गया था। और अबुल फजल ने कहा था इसके बारे में कि ये दुर्ग इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है कि इसे देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। मेवाड़ की यह शरण स्थली कहा जाता है। कुंभलगढ़ का दुर्ग मेवाड़ की शरण स्थली कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने इसकी तुलना एट्रुस्कन से की थी जो सुदृढ़ प्राचीर और बुर्जों के कारण। कुंभ श्याम विष्णु मंदिर इत्यादि हैं। कटारगढ़ मेवाड़ की आंक राणा कुंभा का व्यक्तिगत निवास स्थान है यहाँ पर कुंभलगढ़ दुर्ग में। और उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की छतरी जो 12 खंभों की है वह भी कहाँ पर है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग में ही है। मेवाड़ मारवाड़ की सीमा प्रहरी है ये, मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर बना हुआ है। तो
कुंभलगढ़ की प्राचीर 36 किलोमीटर है। कुंभलगढ़ की प्राचीर कितनी किलोमीटर? 36 किलोमीटर। झाली रानी का मालिया महल है यहाँ पर। पन्नादाई उदय सिंह को लेकर यहीं पर आई थी और उदय सिंह का राज्याभिषेक यहीं पर हुआ था। राणा कुंभा की हत्या जो मामादेव तालाब में उदा ने की थी। महाराणा प्रताप का जन्म भी कुंभलगढ़ में ही हुआ था। अगला दुर्ग है रणथंभौर का दुर्ग जो सवाई माधोपुर में स्थित है। ये गिरी प्लस वन दुर्ग है। इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में अजमेर के चौहान शासकों द्वारा करवाया गया था। तो रणथंभौर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? 8वीं शताब्दी में अजमेर के चौहान शासकों द्वारा करवाया गया था। एक मान्यता के अनुसार इसका निर्माण रणथान देव चौहान ने करवाया था। रणथंभौर दुर्ग राणा हमीर देव चौहान के साहस का मूक गवाह है, जो सन 1301 में अलाउद्दीन से युद्ध करते हुए अपने शरणागत धर्म के लिए बलिदान हुआ। इस दुर्ग के स्थापत्य की विलक्षण बात यह है कि इसमें गिरी दुर्ग प्लस वन दुर्ग है, यानी कि गिरी प्लस वन दुर्ग है। दोनों ही विशेषताएं विद्यमान हैं। रणथंभौर की सुदृढ़ नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अबुल फजल ने लिखा है कि यह दुर्ग बख्तरबंद है। ये दुर्ग कैसा है? तो ये दुर्ग बख्तरबंद है, यानी कि अबुल फजल ने अन्य सभी दुर्ग नग्न है, जबकि ये दुर्ग कैसा है? बख्तरबंद है। तो ये किसने कहा था? अबुल फजल ने कहा था। किसके बारे में? रणथंभौर दुर्ग के बारे में। दुर्ग परिसर में हमीर महल, रानी महल, हमीर की कचहरी, सुपारी महल, 32 खंभों की छतरी, जोगी महल, पीर सदरुद्दीन की दरगाह और गणेश महल मंदिर इत्यादि प्रसिद्ध है। क्या क्या है यहाँ पे? दुर्ग के परिसर में हमीर महल है, रानी महल है और हमीर की कचहरी है, सुपारी और 32 खंभों की छतरी, जोगी महल, पीर सदरुद्दीन दरगाह और गणेश मंदिर इत्यादि हैं। यानी कि गिरी प्लस वन दुर्ग सवाई माधोपुर में रणथंभौर का दुर्ग स्थित है। और अबुल फजल ने क्या कहा था कि अन्य सभी दुर्ग तो नग्न है, जबकि ये दुर्ग कैसा है? बख्तरबंद है। रणथंभौर पहाड़ी पर स्थित दुर्ग है और रणथंभन देव के द्वारा निर्माण करवाया गया था। इसका वास्तविक नाम इसका है ना, पहले रंतपुर रण की घाटी में स्थित होने के कारण रंतपुर कहा जाता था इसको। 1301 में क्या हुआ था? यहाँ पे साका हुआ था। और गणेश जी का मंदिर है, सुपारी महल है, जोरा बोरा, जोगी महल, बादल महल, पीर सदरुद्दीन की दरगाह, हमीर महल इत्यादि है। यहाँ 32 खंभों की छतरी है, न्याय की छतरी, रनीहाट तालाब, पद्मला तालाब इत्यादि भी यहाँ पर स्थित है। अगला दुर्ग है सिवाना दुर्ग, जो कि पहले बाड़मेर में था, अब बालोतरा में है। ये बाड़मेर में 56 यानी कि बाड़मेर से 56 के पहाड़ पर स्थित सिवाना का दुर्ग इतिहास प्रसिद्ध है। इसे अणखलो सिवाणो दुर्ग भी कहते हैं। यानी कि इसके बारे में कहावत है कि किलो अणखलो यूं कहे, आवकला राठौड़, मो सिर उतरे मेहणो तो सिर बांधे मोड़। यानी कि इसको है ना, दुर्ग में कल्ला, राय मलोद का थड़ा, थान, महाराजा अजीत सिंह का दरवाजा, कोटा, हल्देश्वर महादेव का मंदिर इत्यादि यहाँ पर दर्शनीय है। तो अणखिलो सिवाणो दुर्ग भी कहा जाता है और ये भी कहाँ पर में। इस दुर्ग की स्थापना 954 ईस्वी में परमार वंश से वीर नारायण ने की थी। तो सिवाना दुर्ग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो परमार वंश से वीर नारायण के द्वारा की गई थी। अलाउद्दीन खिलजी के काल में यह दुर्ग जालोर के राजा कानड़ के भतीजे शीतल देव के अधिकार में था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1310 ईस्वी के लगभग सिवाना के किले पर आक्रमण किया था, जिसमें वीर शीतल देव वीर गति को प्राप्त हुए तथा दुर्ग पर खिलजी का अधिकार हो गया। वैसे तो यहाँ पर अलाउद्दीन का आक्रमण 1308 में हुआ था, क्योंकि यहाँ पर 1308 में साका हुआ था। 1308 में यहाँ क्या हुआ था? साका हुआ था। और किसके नेतृत्व में? तो शीतल देव के नेतृत्व में केसरिया वस्त्र धारण करके दुर्ग के फाटक खोल देते और लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। और रानी मेणा देती इस समय, तो उनके नेतृत्व में जोर हुआ था। और फिर अलाउद्दीन खिलजी ने ना इसका नाम बदल करके क्या कर दिया था? सिवाना का नाम बदल करके खेराबाद कर दिया था। लेकिन मुस्लिम विद्वान परिस्था के अनुसार ये अभियान 1310 ईस्वी में लगभग हुआ था। तो यहाँ पर 1310 ईस्वी है। तो किले पर आक्रमण किया, जिसमें वीर शीतल देव वीर गति को प्राप्त हुए तथा दुर्ग पर खिलजी का अधिकार हो गया। यहाँ पर दूसरा साका है ना, अकबर के समय हुआ था। सिवाना दुर्ग संकट काल में मारवाड़ जोधपुर के राजाओं की शरण स्थली रहा। राव मालदेव गिरी सुमेल के युद्ध के बाद शेरशाह की सेना द्वारा पीछा किए जाने पर सिवाना दुर्ग में आश्रय लिया था। चंद्रसेन ने सिवाना दुर्ग को केंद्र बनाकर मुगलों के विरुद्ध संघर्ष किया था। और सिवाना दुर्ग हल्देश्वर की पहाड़ी पर बना हुआ है।
और वी नारायण पवार ने लगभग 954 यानी कि 10वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था। अगला किला है तारागढ़ का किला, जो कि बूंदी में है। गिरि दुर्ग का बेहतरीन उदाहरण बूंदी का तारागढ़ का किला पर्वत की ऊंची चोटी पर स्थित होने के फलस्वरूप धरती से आकाश के तारे के समान दिखलाई पड़ने के कारण तारागढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। इस किले का निर्माण 14वीं शताब्दी में राव बर सिंह ने मेवाड़, मालवा और गुजरात की ओर से संभावित आक्रमणों से बूंदी की रक्षा करने के लिए करवाया था। तो 14वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था किसने? राव बर सिंह के द्वारा। वीर विनोद के अनुसार महाराणा क्षेत्र सिंह, जो 1364 से 1382 के समय रहे, बूंदी विजय करने के प्रयास में मारे गए थे। राव क्षेत्र सिंह बूंदी विजय प्रयास करने के प्रयास में मारे गए थे। उनके पुत्र महाराणा लाखा यानी कि क्षेत्र सिंह के पुत्र थे लाखा, काफी प्रयत्नों के बावजूद भी बूंदी पर अधिकार न कर सके, तो उन्होंने ना मिट्टी का नकली दुर्ग बनवाकर उसे ध्वस्त कर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। ऐसे नहीं जीत पाए तो नकली दुर्ग बनवाकर उसको ध्वस्त कर अपनी इच्छा पूरी की। लेकिन नकली दुर्ग की रक्षा के लिए भी है ना कुंभाहाड़ा थे, उन्होंने प्राण न्योछावर कर दिए थे, अपनी बाजी लगा दी थी प्राणों की। तारागढ़ में बने राजमहल स्थापत्य कला से उत्कृष्ट उदाहरण है। बूंदी के राजमहलों की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इनके भीतर अनेक दुर्लभ एवं जीवंत भित्ति चित्रों के रूप में कला का एक अनमोल खजाना विद्यमान है। विशेषकर महाराव उमेश सिंह के शासन काल में निर्मित चित्रशाला बूंदी चित्र शैली का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती है। 84 खंभों की छतरी, शिकार बुर्ज, फूल सागर, नवल सागर, सरोवर, गर्भ गुंजन तोप बूंदी दुर्ग के वैभव को क्या करते? प्रकट करते हैं। अगला किला है नाहरगढ़ का किला, जो कि जयपुर में स्थित है। नाहरगढ़ का किला, नाहरगढ़ का किला कहाँ पर है? जयपुर में। जयपुर में अरावली पर्वतमाला की पहाड़ी पर स्थित नाहरगढ़ के किले का निर्माण सवाई जय सिंह ने मराठा आक्रमणों से बचाव के लिए करवाया था। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? सवाई जय सिंह ने। इस किले को सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं। इसका नाहरगढ़ नाम नार सिंह भूमिया के नाम पर पड़ा। ऐसी मान्यता है कि नाहरगढ़ के निर्माण के समय जुझार नार सिंह ने किले के निर्माण में विघ्न उपस्थित किया। तब तांत्रिक रत्नाकर पौंडरिक, कौन था तांत्रिक? रत्नाकर पौंडरिक ने नाहर सिंह बाबा को अन्यत्र जाने के लिए राजी कर लिया और उनका स्थान आंबागढ़ के निकट एक चौबुर्जी गढ़ी में स्थापित कर दिया, जहां वे आज भी लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। नाहरगढ़ में सवाई माधो सिंह ने अपनी 9 पासवानों के लिए जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया था। तो नाहरगढ़ का निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? तो सवाई जय सिंह ने करवाया था। पहले इसका नाम क्या था? तो सुदर्शनगढ़ था। और नाहर सिंह भूमिया के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा? नाहरगढ़ पड़ा। माधो सिंह सेकंड ने अपनी 9 रानियों के लिए यहाँ एक जैसे 9 महल बनवाए। विक्टोरिया शैली में है ये। जगत सिंह सेकंड की प्रेमिका आरस कपूर को इसी में बंदी बनाकर रखा गया था। जयपुर के मुकुट के समान ही माना जाता है। ये दुर्ग जयपुर की ओर झांकता हुआ दुर्ग कहलाता है। और इस दुर्ग का निर्माण सवाई जय सिंह ने कब करवाया था? तो 1734 ईस्वी में मराठाओं के आक्रमण से बचने के लिए करवाया था। अगला है तारागढ़ का किला, जो कि अजमेर में है। एक तारागढ़ का दुर्ग किला तो बूंदी में है, तारागढ़ अजमेर में है। अजमेर जिला मुख्यालय पर स्थित अरावली की पहाड़ियों में तारागढ़ दुर्ग अब खंडित दशा में है। इसे गढ़बीटली तथा अजमेरू भी कहते हैं। यानी कि अजमेर में जो तारागढ़ का दुर्ग है उसे गढ़बीटली या फिर अजमेरू भी कहते हैं। शाहजहां के शासनकाल में विट्ठल दास गौड़ यहाँ के दुर्गाध्यक्ष था और संभव है कि उस पराक्रमी योद्धा के नाम पर ही इस किले का नाम गढ़बीटली पड़ा हो। कर्नल टोड के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण चौहान शासक अजय पाल ने करवाया था। तारागढ़ की प्राचीर में 14 विशाल बुर्जे हैं, जिसमें घूंघट घुगड़ी, ये क्वेश्चन आ चुका, घूंघट घुगड़ी कहाँ पर है? घूंघट घुगड़ी तथा फूटी बुर्ज, बादरा बुर्ज, इमली बुर्ज, खिड़की बुर्ज और फतेह बुर्ज प्रमुख है। तारागढ़ दुर्ग को सन 1832 में भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग ने देखा तो उनके मुंह से निकल पड़ा, ओहो दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। ओहो दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। कौन से किले के बारे में कहा? तो तारागढ़ अजमेर के किले के बारे में कहा। किसने? विलियम बेंटिंग ने। अगला किला है मेहरानगढ़, जोधपुर में स्थित है। मेहरानगढ़ का किला कहाँ पे है? तो जोधपुर में है मेहरानगढ़ दुर्ग। 1459 कब? 1459 में राव जोधा द्वारा इस दुर्ग की स्थापना की गई। 1459 में राव जोधा के द्वारा इस दुर्ग की, कौन से दुर्ग की? तो मेहरानगढ़ दुर्ग की स्थापना की गई। मेहरानगढ़ दुर्ग नगर की
उत्तरी पहाड़ी चिड़िया टूक पर बना हुआ है। कौन सी पहाड़ी पर? तो चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है। ये गिरु दुर्ग की श्रेणी में आता है। यहाँ इसे मयूरध्वजगढ़ और गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है। यानी कि मेहरानगढ़ दुर्ग को मयूरध्वजगढ़ और गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित मेहरानगढ़ के महल राजपूत स्थापत्य कला के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। अपनी विशालता के कारण संभवतः किला मेहरानगढ़ कहलाया। गढ़ बणियो मेहरान। दुर्ग के भीतर मोती महल, पतह महल, फूल महल, सिंगार महल दर्शनीय है। महाराजा मान सिंह द्वारा स्थापित पुस्तक प्रकाश नामक पुस्तकालय वर्तमान में यहीं पर कार्यरत है, मेहरानगढ़ में। किले की लंबी दूरी तक मार करने वाली अनेक प्राचीन तोपें हैं, जैसे किलकिला, शंभू बाण, गजनी खान, जमजमा, कड़क बिजली, नुसरत, गुब्बार, दूड़ घाणिद, बिच्छू बाण, मीर बख्श, रस्से कला तथा गजक। दुर्ग परिसर में चामुंडा माता, मुरली मनोहर व आनंदगन के प्राचीन मंदिर स्थित हैं यहाँ पे। इसके अतिरिक्त यहाँ पर तख्त विलास, चौकेलाओ महल, बिचला महल, श्रृंगार चौकी जैसी शानदार इमारतें भी दुर्ग की शोभा को बढ़ाती हैं। तो मेहरानगढ़ का दुर्ग कहाँ पे है? जोधपुर में। राव जोधा के द्वारा 1459 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है और मयूराकृति आकृति होने के कारण इसको मयूरध्वजगढ़ भी कहा जाता है। और राजा राम मेघवाल की बलि यहाँ दी गई थी। रुडयार्ड किपलिंग ने मेहरानगढ़ के बारे में कहा था कि इनका निर्माण देवताओं व परियों ने किया। किसने कहा था? तो रुडयार्ड किपलिंग ने। किसके बारे में? मेहरानगढ़ के बारे में। सूर सिंह मोती महल, अभय सिंह के फूल महल, अजीत सिंह के फतेह सिंह की ने बनाया था, यानी कि अजीत सिंह ने फतेह महल भी यहाँ बनवाया था। श्रृंगार चौकी, जोधपुर के राजाओं का राज तिलक यहाँ होता है श्रृंगार चौकी में। यहाँ पर चामुंडा माता का मंदिर, नागणेची माता का मंदिर, धन्ना और बीमा की छतरियाँ भी मेहरानगढ़ में स्थित है। कीरत सिंह सोडा की छतरी भी मेहरानगढ़ में स्थित है। और किलकिला, शंभू बाण, बगस वाहन, कड़क बिजली इत्यादि तो भी स्थित है। भूरेखा की मजार भी स्थित है मेहरानगढ़ में। और शेषासुर की मस्जिद, मान सिंह प्रकाश पुस्तकालय इत्यादि भी यहाँ है। और जलाशय भी है गुलाब सागर। अगला है चूरू का किला। चूरू का किले का निर्माण ठाकुर खुशहाल सिंह ने 1739 ईस्वी में करवाया था। 1814 ईस्वी में बीकानेर राज्य की सेना ने चूरू दुर्ग को चारों ओर से घेर कर तोपों से गोलों की बरसात की। कब? तो 1814 ईस्वी में बीकानेर राज्य की सेना ने चूरू दुर्ग को चारों ओर से घेर कर तोपों से गोलों की बरसात की। जवाब में दुर्ग से भी गोले बरसाए गए। कुछ समय बाद गोले बनाने के लिए सीसा समाप्त हो गया। इस पर सेठ साहूकारों और जनसामान्य ने अपने घरों से चांदी लाकर ठाकुर के सामने रख दी। तब तोपों से छूटे चांदी के गोले शत्रु सेना पर जाकर गिरे तो शत्रु सेना हैरान रह गई और उसने जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए दुर्ग पर से घेरा उठा लिया। अगला दुर्ग है अकबर का दुर्ग। अकबर का दुर्ग अजमेर में है। अकबर ने अजमेर नगर के मध्य 1571-72 के दौरान एक दुर्ग का निर्माण करवाया। इस दुर्ग को अकबर का दौलत खाना और अकबर की मैगजीन भी कहते हैं। अकबर के दुर्ग यानी कि अजमेर को, इसको है ना अकबर का दौलत खाना और अकबर की मैगजीन भी कहते हैं। ये राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो मुस्लिम दुर्ग स्थापत्य पद्धति से बनवाया गया। 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दी घाटी की युद्ध की योजना को अंतिम रूप इसी दुर्ग में दिया गया। ब्रिटिश राजदूत सर टॉमस रो जब भारत आया तो मुगल सम्राट जहांगीर को अपना परिचय पत्र इसी दुर्ग में दिया। 1801 ईस्वी में अंग्रेजों ने इस किले पर अधिकार कर अपना शस्त्रागार मैगजीन बना दिया। अगला है जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर। जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर, इस दुर्ग की नींव महाराजा राय सिंह ने 1589 ईस्वी में रखी थी। जूनागढ़ दुर्ग की नींव किसने रखी? तो महाराजा राय सिंह ने 1589 ईस्वी पर रखी थी। दुर्ग की प्राचीर एवं अधिकतर निर्माण कार्य लाल पत्थरों से हुआ, इसलिए इसे लालगढ़ भी कहते हैं। जूनागढ़ के दुर्ग को लालगढ़ का दुर्ग भी कहा जाता है। दुर्ग में आंतरिक द्वार सूरजपोल दरवाजे पर इस दुर्ग के संस्थापक महाराजा राय सिंह की प्रशस्ति
उत्कीर्ण है। सूरज पोल के दोनों तरफ चित्तौड़ के साके में वीर गति पाने वाले दो इतिहास प्रसिद्ध वीरों जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया की हाथी पर सवार मूर्तियां स्थापित थी। रतन निवास, रंग महल, कर्ण महल, अनूप महल, छत्र निवास, लाल निवास, सरदार निवास, चीनी बुर्ज, सुनहरी बुर्ज, विक्रम विलास आदि इस दुर्ग में स्थित प्रमुख निर्माण हैं। अगला है बेसतोड़गढ़ का किला चित्तौड़गढ़। बेसतोड़गढ़ का किला कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में। चंबल और बामनी नदियों के संगम स्थल पर स्थित ये किला 3 ओर पानी से घिरा हुआ है। यह जलदुर्ग की श्रेणी में आता है। जो बेसतोड़गढ़ का किला है ना, यह जलदुर्ग की श्रेणी में आता है। कर्नल टोड के अनुसार इस किले का निर्माण बेसासा नामक व्यापारी तथा रोडाचारण ने परवर्ती लुटेरों से अपने व्यापारिक काफिले की रक्षा हेतु करवाया था। डोड शाखा के परमारों, राठौड़ों, सक्तावतों व चुंडावतों के अधिकार में रहने के बाद बेसतोड़गढ़ हाडाओं को मिला, पर अधिकांशतः मेवाड़ अधिकार में ही रहा। इसे राजस्थान का वेलोर भी कहा जाता है। बेसतोड़गढ़ के दुर्ग को राजस्थान का वेलोर भी कहा जाता है। अगला दुर्ग है गागरोन का दुर्ग, झालावाड़ में है। गागरोन का किला यानी कि झालावाड़ काली सिंध व आहू नदी के संगम स्थल पर स्थित ये किला जलदुर्ग की श्रेणी में आता है। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में डोड परमारों द्वारा करवाया गया था। उनके नाम पर यह डोडगढ़ या धूलरगढ़ कहलाया। तत्पश्चात दुर्ग खींची चौहानों के अधिकार में आ गया। ये किला अचलदास खींचे की वीरता की याद दिलाता है, जो 1423 में मांडू के सुल्तान हुसंग शाह से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। संत पीपा की छतरी, सूफी संत मीटे साहब, संत अहमदुद्दीन की चिश्ती की दरगाह तथा औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा इसी किले की शोभा को बढ़ाते हैं। अगला किला है जयगढ़ का किला, जो आमेर में स्थित है। जयगढ़ का किला कहाँ पे स्थित है? आमेर में स्थित है। मध्यकालीन भारत की प्रमुख सैनिक इमारतों में से एक जयगढ़ दुर्ग की खास बात यह है कि इसमें तोपें ढालने का विशाल कारखाना था, जो शायद ही किसी अन्य भारतीय दुर्ग में रहा है। इस किले में रखी जयबान तोप एशिया की सबसे बड़ी तोप है। जयगढ़ अपने विशाल पानी के टांकों के लिए भी जाना जाता है। इस किले के निर्माण एवं विस्तार में विभिन्न कछवा शासकों का योगदान रहा, परंतु इसे वर्तमान स्वरूप जय सिंह ने प्रदान किया। जयगढ़ को रहस्यमयी दुर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कहीं गुप्त सुरंगें हैं। अगला किला है जालोर का किला। जालोर का किला सोनारगिरी पहाड़ी पर स्थित ये किला सूकड़ी नदी के किनारे पर बना हुआ है। शिलालेखों में जालोर का नाम जाबालीपुर और किले का नाम सुवर्णगिरी मिलता है। इस किले का निर्माण प्रतिहार शासकों द्वारा 8वीं सदी में करवाया गया था। किले के भीतर बनी तोपखाना मस्जिद, जो पूर्व में परमार शासक भोज द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला थी, बहुत आकर्षक है। यहाँ का प्रसिद्ध शासक काहनड़देव चौहान 1305 से 1311 ईस्वी में था, जो अलाउद्दीन खिलजी से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ था। अगला किला है जैसलमेर का किला। जैसलमेर का किला राजस्थान की स्वर्ण नगरी कहे जाने वाले जैसलमेर में त्रिकूट पहाड़ी पर पीले पत्थरों से निर्मित इस किले को सोनार का किला भी कहा जाता है। तो जैसलमेर के किले को कौन सा किला? सोनार का किला भी कहा जाता है। इसका निर्माण 1155 ईस्वी में भाटी शासक राव जैसल ने करवाया था। इस दुर्ग के चारों ओर विशाल मरुस्थल फैला हुआ है। इसके बारे में एक कहावत प्रचलित है कि यहाँ पत्थर के पेड़, लोहे का शरीर और काठ के घोड़े पर सवार होकर ही पहुंचा जा सकता है। दूर से देखने पर यह किला पहाड़ी पर लंगर डाले हुए जहाज जैसा प्रतीत होता है। इस किले को कारीगरों ने चूने के स्थान पर बड़े बड़े पीले पत्थरों को परस्पर जोड़कर खड़ा किया। किले के अंदर बने प्राचीन एवं भव्य जैन मंदिर, पार्श्वनाथ और ऋषभ देव मंदिर अपने शिल्प और सौंदर्य के कारण आबू के देलवाड़ा जैन मंदिरों की बराबरी करते हैं। किले के महलों में रंग महल, मोती महल, गज विलास और जवार विलास प्रमुख है। इस किले की प्रसिद्ध इसके दुर्लभ और प्राचीन पांडुलिपियों के संग्रहालय के कारण भी है। अगला किला है लोहागढ़ का किला। लोहागढ़ भरतपुर के जाट राजाओं की वीरता एवं शौर्य गाथाओं को अपने में समेटे लोहागढ़ का किला अजेयता एवं सुदृढ़ता के लिए विख्यात है। इसका निर्माण महाराजा सूरजमल ने 1733 ईस्वी में अपने युवराज काल में करवाया था। लोहागढ़ को पूर्व स्थिति में कच्ची गढ़ी को विकसित कर वर्तमान रूप दिया। किले के प्रवेश द्वार पर अष्टधातु से निर्मित कलात्मक और मजबूत दरवाजा
आज भी वीरता की कहानी कहता है। इस दरवाजे को महाराजा जवाहर सिंह 1765 में दिल्ली से विजय करके लाए थे। इस किले को अभेद्यता के कारण इसकी चौड़ी दीवारी है। किले की बाहरी दीवारी मिट्टी की बनी है तथा इसके चारों ओर एक गहरी खाई है। इस खाई में मोती झील से सुजान गंगा नहर का पानी भरा जाता है। अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 1805 ईस्वी में अपनी विशाल सेना और तोपखाने के साथ 5 बार इस किले पर चढ़ाई की, परंतु हर बार वह सफल रहा। किले में किशोरी महल, जवार बुर्ज, कोटी, किसमें, लोहागढ़ में, कोटी कास, वजीर की कोठी, दादी माँ के महल, गंगा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर आदि प्रमुख हैं। उपर्युक्त प्रमुख दुर्गों के अलावा बयाना का किला, तिमनगढ़ का दुर्ग, मारवाड़ का सोजत और कुचामन का किला, पूर्वी जयपुर रियासत के सिवाड़, खालक, काकोड़ और खंडार के किले, हाड़ौती का शेरगढ़, सिरोही का बसंतगढ़ का दुर्ग, सीकर का लक्ष्मणगढ़ दुर्ग भी अपने स्थापत्य और बनावट के कारण उल्लेखनीय हैं। तो ये था अपना दुर्ग का टॉपिक।